आज भी ईडी के सामने पेश नहीं हुए दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल। ईडी के समन पर आम आदमी पार्टी ने बयान जारी किया। केजरीवाल ईडी की जांच में सहयोग करने के लिए तैयार हैं, यह कहा गया, लेकिन ईडी के नोटिस को गैर कानूनी बताया है आम आदमी पार्टी ने। लोकसभा चुनाव से पहले दिल्ली में शराब घोटाला बड़ा मुद्दा बना हुआ है। आज भी मामले पर सीएम अरविंद केजरीवाल ईडी के सामने पेश नहीं हुए। समन पर आम आदमी पार्टी ने बयान जारी करते हुए कहा कि ईडी का समन गैर कानूनी है। लोकसभा चुनाव से पहले केजरीवाल को गिरफ्तार करना चाहते हैं। आम आदमी पार्टी के बयान में ये भी कहा गया कि केजरीवाल ने ईडी को जवाब भेज दिया है। केजरीवाल ईडी की जाँच में सहयोग करने के लिए तैयार है, लेकिन ईडी का नोटिस लीगल नहीं है। आपके कन्वीनर अरविंद केजरीवाल घबरा के थर-थर कांप रहे हैं। जांच एजेंसियां आज बाज बन के ईमानदारी से भ्रष्टाचारियों को काट रही हैं। उनसे जनता की जो गाड़ी कमाई है उसका हिसाब मांग रही हैं। कट्टर बेईमान अरविंद केजरीवाल जो कभी ये कहते थे कि भारत से भ्रष्टाचार को खत्म करना है, ये दीमक है। आज भारतीय राजनीति का वो भ्रष्टाचारी दीमक बन गए हैं। ईडी के समन पर दिल्ली के मंत्री सौरभ भारद्वाज का भी बयान सामने आया है। केजरीवाल को गिरफ्तार कराना चाहती है बीजेपी। केजरीवाल न गवाह है न ही आरोपी, ये भी कहना सौरभ भारद्वाज का। समन की टाइमिंग पर भी सवाल उठते हैं। लोकसभा चुनाव से पहले ही कार्रवाई क्यों? सौरभ जी, ये कैसा सहयोग है कि एक तरफ कह रहे सहयोग भी देंगे, दूसरी तरफ जाते नहीं, ईडी बुलाती रहती है? देखिए, ये बात बिल्कुल साफ है कि अरविंद केजरीवाल जी को गिरफ्तार करना ही इकलौता मकसद है। 1.5 साल हो गया इस इन्वेस्टिगेशन को। ईडी, सीबीआई, देश की सबसे बड़ी एजेंसी इन्वेस्टिगेट कर रही हैं। कोई सबूत नहीं मिला, चार्जशीट दायर हो चुकी है। अब इस स्टेज पे मुख्यमंत्री जी को बुलाने का क्या मकसद हो सकता है? मुख्यमंत्री जी ने पूछा, आप मुझे क्यों बुला रहे हैं? मैं गवाह हूँ, अभियुक्त हूँ। ईडी ने कोई जवाब नहीं दिया। इससे और ये शक गहरा होता है कि मंशा सिर्फ और सिर्फ उनको गिरफ्तार करने की है, और टाइमिंग जो है वो लोकसभा चुनाव से पहले की है कि लोकसभा चुनाव से ऐन पहले अरविंद केजरीवाल जी को गिरफ्तार किया जाए ताकि वो लोकसभा की कैंपेन ना कर सकें, भारतीय जनता पार्टी को फायदा हो सके। ईडी के सामने केजरीवाल के पेश नहीं होने पर अनुराग ठाकुर ने कहा है कि दाल में कुछ काला जरूर है। तो दिल्ली की मंत्री आतिशी की दलील है कि ईडी और सीबीआई राजनीतिक हथियार बन गए हैं। उप मुख्यमंत्री जेल में है। अब मुख्यमंत्री भ्रष्टाचार के मामले में ईडी के समन को बार बार नकार के हाजिर नहीं हो रहे हैं। इससे स्पष्ट दिखता है कि कहीं ना कहीं दाल में कुछ काला है, यहाँ तो पूरी दाल ही काली नजर आती है। ईडी ने आज तक अरविंद केजरीवाल जी के सवालों का जवाब नहीं दिया। ईडी के अफसरों को भी पता है कि ये समन इल्लीगल है, गैर कानूनी है। अगर इसका कानून में आधार होता तो ईडी अरविंद केजरीवाल जी की चिट्ठी का जवाब क्यों नहीं देती? अगर वो बेचारे जवाब देंगे अरविंद केजरीवाल जी के सवालों का, तो क्या जवाब देंगे? अगर वो सच सच जवाब दें तो उनको ये कहना पड़ेगा कि हमने तो ये समन इसलिए भेजा है क्योंकि हमें बीजेपी के हेडक्वार्टर से आदेश आया था। केजरीवाल के ईडी के सामने पेश नहीं होने पर बीजेपी ने कहा है कि वो जानते हैं कि शराब घोटाले में उनके खिलाफ पुख्ता सबूत है, इसलिए पेश नहीं हो रहे। वहीं संजय राउत ने कहा कि केजरीवाल किसी से डरने वाले नहीं है, बीजेपी जांच एजेंसी का दुरुपयोग कर रही है। केजरीवाल जी जानते हैं शराब घोटाले में उनके खिलाफ पुख्ता सबूत है। 350 करोड़ की ट्रेल मनी की ट्रेल है, उनके खिलाफ एविडेंस है, और एविडेंस किसी और का नहीं, उनके परम मित्र जिनके जन्मदिन का और एनिवर्सरी का वो केक काटने जाया करते थे, ऐसे अरोड़ा जी का उनके खिलाफ सरकारी गवाह बनना, सारा सबूत देना। और स्पष्ट है अरविंद केजरीवाल जी ने ये पॉलिसी अपने बड़े बड़े दोस्तों को काम देने के लिए बनाई थी और उनसे करोड़ों रुपया लिया है। केजरीवाल
किसी से डरने वाले नेता नहीं है। लेकिन आप गलत करेंगे, हाँ, आप मिसयूज करेंगे एजेंसी का और नेताओं को ईडी के दरबार में और दफ्तर में बुलाकर अरेस्ट करेंगे तो हम विरोध करेंगे। हम आपके पास अब तक 50 इस प्रकार की कंप्लेंट भेजी है जो बीजेपी में है। आप उनको क्यों नहीं बुलाते? उनको तो आप कैबिनेट मंत्री बना दिया सबको, महाराष्ट्र में और देश में। और कुछ ऐसी ही हलचल झारखंड में भी नजर आ रही है। झारखंड में ईडी की बड़ी कार्रवाई हुई है। सीएम हेमंत सोरेन के करीबियों के 12 ठिकानों पर एक साथ पड़े हैं छापे। सीएम के मीडिया सलाहकार अभिषेक प्रसाद की भी तलाशी ली गई। हजारीबाग डीएसपी राजेंद्र दुबे के ठिकाने पर भी छापा पड़ा। साहिबगंज के डीएम राम निवास के घर पर भी तलाश जारी है। रांची के पिस्का मोड़ रातू रोड पर ईडी के छापे पड़े। झारखंड में एक तरफ सियासी हलचल, दूसरी तरफ ईडी की ताबड़तोड़ छापेमारी। एक साथ हेमंत सोरेन के करीबियों के कई ठिकानों पर रेड। हेमंत सोरेन के करीबियों के 12 ठिकानों पर ईडी के छापे को लेकर बड़ी खबर आई। सोरेन के मीडिया सलाहकार अभिषेक प्रसाद, साहिबगंज के डीएम राम निवास और हजारीबाग डीएसपी राजेंद्र दुबे के ठिकानों पर रेड की गई है। अवैध खनन के मामले में सीएम हेमंत सोरेन के करीबियों के यहाँ ईडी की ये कार्रवाई की गई। ईडी के अनुसार झारखंड में भूमाफिया की तरफ से भूमि के स्वामित्व में अवैध परिवर्तन किया गया। इसमें एक बड़ा रैकेट शामिल है। बीजेपी अवैध खनन के मामले में हेमंत सोरेन सरकार पर लगातार हमलावर रही है। 70,000 करोड़ के घपले घोटाले का जिसके सरकार पर आरोप हो और जिस पर खुद मुख्यमंत्री और माइनिंग मंत्री रहते माइनिंग लीज लेने का आरोप हो, वो कितने दिन तक कानून से बचेगा? आपने ईडी के साथ समन को दरकिनार कर दिया मुख्यमंत्री जी, लेकिन एक दिन कानून के हाथ तो अब तक पहुंच नहीं थे और शायद इनको इस बात का एहसास हो गया। कहते हैं ना, कयामत की रात होती है जिस दिन ईश्वर आपके गुनाहों और आपके पुण्यों का फैसला करता है। मुख्यमंत्री जी के सरकार में सिर्फ गुनाह ही गुनाह भरे हुए हैं और इनको पता है इनकी इस भ्रष्ट सरकार का जाना तय है। हालांकि हेमंत सोरेन केंद्र सरकार पर केंद्रीय एजेंसियों के दुरुपयोग करने के आरोप लगाते रहे हैं। झारखंड में सियासी हलचल पर एक और बड़ी खबर सामने आ रही है। हेमंत सोरेन पर ईडी का एक्शन संभव है। आज शाम जेएमएम विधायक दल की बैठक है। हेमंत और शिबू सोरेन के बीच बंद कमरे में भी चर्चा हुई है। हेमंत सोरेन के इस्तीफे की अटकलें इस बीच तेज हो गई हैं और माना यह जा रहा है कि पत्नी को मुख्यमंत्री बना सकते हैं हेमंत सोरेन। झारखंड की सियासत में गहमा-गहमी का दौर जारी है। हर किसी के मन में सवाल यही है कि क्या हेमंत सोरेन सीएम पद से इस्तीफा देंगे? कल्पना सोरेन नई सीएम बनेंगी। इन चर्चाओं के बीच जेएमएम की आज अहम बैठक है। सोरेन ने मुख्यमंत्री आवास पर झारखंड मुक्ति मोर्चा विधायक दल की अहम बैठक बुलाई है। इसकी अध्यक्षता खुद सीएम हेमंत सोरेन करेंगे। बैठक आज शाम 4:30 बजे है। दरअसल नए साल के पहले दिन गांधी विधानसभा सीट से विधायक सरफराज अहमद ने इस्तीफा दे दिया था, जिसके बाद ये अटकलें तेज हो गई कि गांधी से हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना चुनाव लड़ सकती हैं। कि हेमंत सोरेन जी उस समझ में अब आ चुका है कि लगता है कि वो होटवार के वो करीब पहुंच चुके हैं। इसलिए बिहार में जिस प्रकार से लालू यादव ने बेऊर जेल जाने के पहले अपनी पत्नी को बना दिया था, तो वैसे उनके लिए जगह खोज रहे हैं बनाने का। तो मुझे लगता है कि चूँकि उससे पूर्व भी आप चूँकि 1 साल से भी कम समय बचा हुआ है विधानसभा के चुनाव के। हालांकि हेमंत सोरेन ने पत्नी के चुनाव लड़ने की अटकलों को खारिज किया। इसे बीजेपी का मनगढ़ंत दावा कहा। इंडिया गठबंधन में सीट शेयरिंग को लेकर एक बड़ी खबर मिल रही है। मल्लिकार्जुन खड़गे, नीतीश कुमार और लालू यादव के बीच वर्चुअल बैठक हुई है। बैठक में सीट शेयरिंग को लेकर के चर्चा हुई है। और बिहार में सीट बंटवारे का फॉर्मूला लगभग फाइनल करने के बाद अब सीटों की पहचान करने में पेच फंस गया है। जेडीयू, आरजेडी और कांग्रेस के बीच सीटों को लेकर माथापच्ची चल रही। कांग्रेस ने जहां 9 सीटों पर अपने उम्मीदवारों के नाम लगभग तय कर रखे हैं, वहीं आरजेडी और जेडीयू के बीच भी 3 सीटों को लेकर पेच फंसा हुआ है। जेडीयू की जीती हुई 3 सीटों पर आरजेडी अपना उम्मीदवार लड़ना चाहती है। बिहार में लोकसभा की कुल 40 सीटें हैं। बीजेपी ने 2014 के लोकसभा चुनाव में बिहार की 22 सीटों पर जीत दर्ज की थी। वहीं आरजेडी ने 4 और कांग्रेस ने 2 सीटों पर जीत दर्ज की थी। जेडीयू को भी 2 सीटें मिली थी। 2019 के लोकसभा चुनाव से पहले नीतीश कुमार आरजेडी से गठबंधन तोड़कर एक बार फिर बीजेपी के साथ हो लिए। इसके बाद बीजेपी और जेडीयू ने सहयोगी दलों के साथ मिलकर चुनाव लड़ा। चुनाव में बीजेपी ने 17, जेडीयू ने 16 और एलजेपी ने 6 सीटों पर जीत हासिल की। वहीं इस चुनाव में आरजेडी का खाता भी नहीं खोल पाया। कांग्रेस को 1 सीट पर जीत हासिल हुई थी।
हालांकि बिहार में सीट बंटवारे को लेकर फंसे पेच पर आरजेडी का कहना है कि मामला सुलझा लिया जाएगा। आपस के झगड़े के लिए ही बीजेपी जानी जाती है कि आपस में लोगों को झगड़ा लड़ाया, इसी बात के लिए बीजेपी जानी जाती है। बीजेपी जैसा मत बनिए, बस ये आग्रह है। और वहीं मुकुल वासनिक की अगुवाई वाली कांग्रेस की अलायंस कमेटी ने इंडिया गठबंधन के राज्यों को लेकर अपनी पार्टी इकाई का पक्ष जान लिया है। सूत्रों की माने तो अब 2024 चुनाव के रोड मैप पर जल्द ही कांग्रेस की तरफ से बड़ा फैसला लिया जा सकता है। कांग्रेस सूत्रों से आ रही खबर के मुताबिक मुकुल वासनिक की अगुवाई वाली कमेटी अपनी रिपोर्ट को अंतिम रूप दे रही है। रिपोर्ट सौंपने के लिए कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से समय मांग लिया गया है। संभव है कि जब ये कमेटी खड़गे से मिले तो उसमें राहुल गांधी भी शामिल हो। हालांकि कमेटी ने केरल को लेकर कोई चर्चा नहीं की है, क्योंकि वहां लेफ्ट और कांग्रेस आमने सामने लड़ना चाहते हैं, जिससे बीजेपी को विपक्ष की जगह न मिले। इसके अलावा आप और कांग्रेस में तकरार के बीच पंजाब को लेकर कमेटी ने गठबंधन से इनकार नहीं किया है। वहीं कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने बिहार के सीएम नीतीश के साथ एक वर्चुअल मीटिंग की है, जिसमें लालू प्रसाद यादव भी मौजूद थे। बैठक में तीनों नेताओं ने सीट शेयरिंग को लेकर बातचीत की है। साथ ही खबर यह भी है कि नीतीश कुमार को गठबंधन का संयोजक बनाने पर कांग्रेस को कोई एतराज नहीं है। 4 जनवरी को खड़गे अलायंस कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर राज्यों के प्रभारियों, विधायक दल के नेताओं और अध्यक्षों से बात करेंगे, जिसके बाद 2024 लोकसभा चुनाव के लिए गठबंधन का रोड मैप तैयार हो जाएगा। और इस बीच बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां सीएए का नोटिफिकेशन जल्द जारी हो सकता है। लोकसभा चुनाव से पहले सरकार फैसला ले सकती है। नोटिफिकेशन को लेकर तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। सूत्रों के हवाले से सीएए पर यह बड़ी खबर। नागरिकता संशोधन कानून को 2024 लोकसभा चुनाव से पहले लागू किया जा सकता है। सूत्रों से आ रही खबर के मुताबिक नागरिकता संशोधन कानून 2019 के नियमों को लोकसभा चुनाव से काफी पहले ही नोटिफाई कर लिया जाएगा। एक बार नियम जारी होने के बाद कानून लागू किया जा सकता है, जिससे पात्र लोगों को भारतीय नागरिकता दी जा सके। 4 साल से ज्यादा की देरी के बाद अब सीएए के क्रियान्वित करने के नियम जरूरी हैं। सूत्रों के अनुसार ऑनलाइन पोर्टल भी तैयार है। पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन होगी। आवेदकों को वो साल बताना होगा जब उन्होंने यात्रा दस्तावेजों के बगैर भारत में प्रवेश किया था। आवेदकों से कोई दस्तावेज नहीं मांगा जाएगा। 27 दिसंबर को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सीएए के लागू करने को लेकर कोलकाता में बयान दिया था। उन्होंने पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर लोगों को गुमराह करने के आरोप लगाए थे। अमित शाह ने कहा था कि सीएए को लागू करने के लिए बीजेपी प्रतिबद्ध है। सीएए को लागू करने से कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि ये देश का कानून है। लोकसभा चुनाव से पहले सीएए पर सियासत गरमा रही है। कांग्रेस नेता संदीप दीक्षित ने कहा है कि सीएए सिर्फ राजनीतिक हथकंडे हैं, तो दिल्ली के मंत्री सौरभ भारद्वाज ने सीएए नोटिफिकेशन की टाइमिंग पर सवाल उठाए। आप इतने ढोल मंजीरे के साथ आप सीएए एनआरसी को लेकर आए, जबकि इस कानून की मेरे हिसाब से तो कोई आवश्यकता थी नहीं। जो स्थानीय, जो सामान्य हमारे पास सिटीजनशिप के नागरिकता के कानून हैं, उसमें उन लोगों को नागरिकता मिल सकती है। इनका ये कहना है कि कुछ धर्मों के लोग जो हमारे पड़ोसी देशों में धार्मिक रूप से प्रताड़ित होते हैं, उनको भारत तो एक त्वरित तरीके से, जल्दी तरीके से उनको नागरिकता दे, संरक्षण दे और नागरिकता दे। और ये इस बात में किसी को कोई ऑब्जेक्शन नहीं होना चाहिए। दिक्कत इसमें क्या है कि आपने उसमें कुछ धर्मों को चिन्हित किया कि इन्हीं धर्म के लोग जो है संरक्षण पा सकते हैं हिंदुस्तान में। एक धर्म का व्यक्ति जो भारत में काफी संख्या में पाया जाता है, उस धर्म के व्यक्तियों को आपने उससे अलग कर दिया। कि लोकसभा चुनाव से पहले क्यों किया? तो मेरे दूसरे मित्र कहेंगे, अरे चुनाव तो देश में चलते ही रहते हैं। ये सिर्फ कहने वाली बात नहीं है। अयोध्या की डेट लोकसभा चुनाव से पहले क्यों है? सीएए की डेट लोकसभा चुनाव से पहले क्यों है? और मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को लोकसभा के चुनाव से पहले क्यों बुलाया जा रहा है? ये समझते सब लोग हैं, मगर प्रश्न पूछने वाले प्रश्न पूछ लेंगे, अरे साहब अब नहीं तो तब हो जाएगा, तब। और पीएम मोदी ने किया लक्षद्वीप के कवरत्ती का दौरा और लक्षद्वीप को 1150 करोड़ की योजनाओं की सौगात दी। सबमरीन ऑप्टिकल फाइबर केबल का तोहफा दिया। स्वच्छ पेयजल, सौर ऊर्जा से जुड़ी योजनाओं की सौगात। लोकसभा चुनाव से पहले पीएम मोदी दक्षिण के सियासी किले को मजबूत करने में जुटे हैं। तमिलनाडु के बाद पीएम मोदी आज केरल और लक्षद्वीप के दौरे पर हैं। आज प्रधानमंत्री ने लक्षद्वीप के कवारत्ती में 1150 करोड़ की सौगात दी है। आज यहाँ लगभग
1200 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट्स का शिलान्यास और लोकार्पण हुआ है। ये इंटरनेट, बिजली, पानी, स्वास्थ्य और बच्चों की देखभाल से जुड़े प्रोजेक्ट हैं। इन सभी विकास परियोजनाओं के लिए आप सभी को बहुत बहुत बधाई। लक्षद्वीप के बाद पीएम मोदी महिला आरक्षण बिल पास होने के बाद पहली बार केरल में महिलाओं को संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी केरल में 2 लाख महिलाओं को संबोधित करेंगे। 3 शक्ति मोदिक ओपम कार्यक्रम में शामिल होंगे। आंगनवाड़ी शिक्षकों, आशा कार्यकर्ताओं, उद्यमियों और कलाकारों को संबोधित करेंगे। और कर्नाटक में राम भक्तों की गिरफ्तारी पर हंगामा मचा हुआ है। गिरफ्तारी के विरोध में बीजेपी प्रदर्शन कर रही है। हिंदू विरोधी नीतियों के खिलाफ यह प्रदर्शन है, यह कहा है बीजेपी ने। राम मंदिर आंदोलन से जुड़े केस में 2 लोगों की गिरफ्तारी के बाद बीजेपी के नेता कार्यकर्ता सड़कों पर हैं। कर्नाटक में राम भक्तों की गिरफ्तारी पर सियासी संग्राम जारी है। गिरफ्तारी के विरोध में बीजेपी कार्यकर्ता धरने, प्रदर्शन और नारेबाजी के जरिए विरोध जता रहे हैं। बीजेपी नेताओं ने कहा कि कांग्रेस सरकार की हिंदू विरोधी नीतियों के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। रामलला का प्राण प्रतिष्ठापन भी निश्चय हुआ है। उस समय 31 साल के बाद 2 कार्यकर्ताओं को कर्नाटक कांग्रेस सरकार गिरफ्तार करवाया है। उसके पीछे पॉलिटिकल एजेंडा है, उसके पीछे साजिश है। बीजेपी के सवालों पर कर्नाटक के सीएम सिद्धारमैया ने कहा कि अदालत से बरी होने तक अपराधी अपराधी रहता है। क्या समय के साथ अपराध खत्म हो जाता है? तप्पु ಮಾಡಿದವರು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದವರು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? ಸುಮ್ಮನೆ ಬಿಟ್ಬಿಡ್ಬೇಕಾ? ಹಳೆಯ ಕೇಸ್ಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಡಿಸ್ಪೋಸ್ ಆಫ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದೀವಿ। इस मामले में श्रीकांत पुजारी समेत 2 आरोपियों की गिरफ्तारी हुई है। कर्नाटक पुलिस फिलहाल 8 अन्य आरोपियों की तलाश में जुटी है। कर्नाटक में 31 साल बाद राम भक्तों की गिरफ्तारी पर बवाल बचा है। गिरफ्तारी को लेकर साधु संतों का कहना है कि कर्नाटक सरकार की बुद्धि भ्रष्ट हो गई है। कर्नाटक सरकार नहीं चाहती कि प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम अच्छी तरह से हो। अयोध्या में इस मुद्दे पर संतों से बात की हमारे संवाददाता कुमार कुंदन ने। राम जन्मभूमि जो भी कुछ हुआ था उस समय जो लोग संघर्ष समिति के लोग थे उन लोगों को अब गिरफ्तार किया जा रहा है अलग अलग धाराओं में। तो जिस प्रदेश का आप नाम ले रहे हैं उसका नाम कर्नाटक है। वो नाटक करते हैं, कर्नाटक जो नाटक कर उसका नाम कर्नाटक है। और वो जो है नाटक करने वाले 30 साल तक क्या सो रहे थे? उनको याद नहीं आ रहा था राम जन्मभूमि। अब 30 साल के बाद वो इलेक्शन आ रहा है तो राम जन्मभूमि याद रही है। बेकार की बातें करते हैं। उनके दिमागों में सब यही है कि किस तरीके से 22 तारीख के इस राम जन्मभूमि में परमात्मा के प्राण प्रतिष्ठा को हम लोग जो है परेशान करें, अवरोध करें और कुछ नहीं। वो जो हैं न राम के भक्त हैं, न श्याम के भक्त हैं, न राष्ट्र के भक्त हैं। देखिए, जिस प्रकार से 30 वर्षों के बाद जो सरकार काम कर रही है बहुत घिनौनी काम है, निंदनीय काम है। अयोध्या के साधु समाज इसका निंदा करता है। सिद्धारमैया ने जो काम कर रहे हैं वह अत्यंत घिनौनीय काम कर रहे हैं, क्योंकि कांग्रेस सरकार आज से नहीं, वह पूर्व से ही राम के ऊपर और राम को काल्पनिक कहने वाला व्यक्ति, क्योंकि यह जो है छद्म रूप धारण किया हुआ व्यक्ति का रूप जो है अपना प्रकट हो रहा है, वो अपना रूप दिखा रहे हैं। इधर प्राण प्रतिष्ठा पर केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने बयान दिया है, जिन्हें निमंत्रण सिर्फ वो ही 22 जनवरी को अयोध्या जाए, जिन्हें निमंत्रण नहीं वो 22 को अयोध्या ना जाए। इससे ज्यादा इंतजार कि रामलला की जन्मस्थली पर भव्य राम मंदिर का निर्माण हो, वो घड़ी भी आई है। प्राण प्रतिष्ठा का एक कार्यक्रम देश और दुनिया भर में करोड़ों लोग निगाहें लगाकर देखेंगे और जिनको निमंत्रण मिला है वो अवश्य अयोध्या धाम जाएं, जिनको नहीं मिला है वो अपने घर में ही दीपक जलाएं और भगवान राम का स्मरण भी करें। और मुझे लगता है ये पल हम सबके लिए जीवन में एक बहुत बड़ा पल है, जब हम अपने सामने भव्य राम मंदिर का निर्माण होता देख रहे हैं, उस सपने को पूरा होता देख रहे हैं जो कई पीढ़ियों ने देखा था। और नरेंद्र मोदी जी की सरकार में एक बड़ा काम ये भी हुआ है। दूसरा मैं कहना चाहूं कि जो लोग जिनको निमंत्रण नहीं है वो 22 तारीख को अयोध्या ना जाएं,
क्योंकि वहां पर एक व्यवस्थित कार्यक्रम होगा। जितने लोग जाएंगे उतनों को ही जाने का निमंत्रण वाले ही जाए, बाकी लोग रुके। और राम मंदिर में स्थापना के लिए मूर्ति का चयन होने के बाद मूर्तिकार अरुण योगीराज के साथी मूर्तिकारों के साथ जमकर जश्न मनाया। देखिए रिपोर्ट। अयोध्या राम मंदिर में स्थापना के लिए कर्नाटक के मूर्तिकार अरुण योगीराज की तरफ से बनाई गई मूर्ति का चयन होने से पूरे राज्य में उत्साह का माहौल है। इस बीच मूर्तिकार योगीराज का साथी मूर्तिकारों के साथ जश्न का एक वीडियो भी सामने आया। मूर्ति का चयन होने के बाद अरुण योगीराज साथी मूर्तिकारों के साथ डांस कर रहे हैं। योगीराज ने कहा कि मूर्ति का चयन होने से वो बेहद खुश हैं। हम काम करके आए हैं बहुत 30 साल से, मगर पहली बार हम बाहर आके काम करना है, शायद दूसरी बार। आने के वक्त मेरे को बहुत दुख हो रहा था, क्या हमको अयोध्या में जाके काम कर रहे हैं। अभी सच में बोल रहा हूँ, इधर से जाने के लिए मेरे को दुख हो रहा है। मूर्ति का चयन होने के बाद राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने अरुण को स्मृति चिन्ह देकर विदाई दी। अयोध्या में मूर्ति तराशने के बाद अरुण को ट्रस्टीज ने सम्मानित किया। उन्हें स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया गया और इसके बाद अरुण ने भी सभी मूर्तिकारों के साथ डांस कर जश्न मनाया। और पूरा देश इस वक्त प्रभु श्री राम की आस्था से लबरेज है। ऐसे में प्रधानमंत्री मोदी ने सिंगर स्वाति मिश्रा का एक वीडियो ट्वीट किया है। पीएम ने स्वाति के भजन को मंत्रमुग्ध करने वाला बताया है। आप भी सुनिए। अडानी हिंडनबर्ग केस में सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला सामने आया है, जहां सेबी की जांच को सुप्रीम कोर्ट ने सही बताया है। सुप्रीम कोर्ट ने जांच के लिए 3 महीने का अतिरिक्त वक्त भी दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने सेबी को जांच के लिए, जैसा कि हमने बताया, 3 महीने का वक्त दिया है। सेबी को निर्देश देने का वैध आधार नहीं है, यह भी सुप्रीम कोर्ट की ओर से कहा गया। अडानी हिंडनबर्ग केस में आज सर्वोच्च अदालत में सुनवाई हुई, जिसमें सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ की 3 सदस्यीय पीठ ने बड़ा फैसला सुनाया। सुप्रीम कोर्ट ने मामले की जांच सीबीआई को सौंपने और एसआईटी बनाने से इनकार किया। सुनवाई के दौरान सीजेआई ने कहा, सेबी की जांच सही है। सेबी ने 22 मामलों की जांच की है, जिसमें कोई अनियमितता नहीं मिली। सेबी को 24 मामलों पर जांच के लिए कहा गया था। सुप्रीम कोर्ट ने सेबी को 2 मामलों की जांच के लिए 3 महीने का समय दिया है। कोर्ट ने कहा कि सेबी को निर्देश देने का वैध आधार नहीं। साथ ही जज ने जांच ट्रांसफर की याचिका पर कहा, इसका कोई आधार नहीं है। OCCPR रिपोर्ट पर निर्भरता को भी खारिज कर दिया गया। सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा कि मामले में जांच ट्रांसफर करने का कोई अधिकार नहीं है। ये केवल तभी उठाया जा सकता है जब जानबूझकर नियमों का उल्लंघन किया गया हो। OCCPR रिपोर्ट पर जज ने कहा कि बिना किसी सत्यापन के तीसरे पक्ष संगठन की रिपोर्ट पर निर्भरता को प्रमाण के रूप में भरोसा नहीं किया जा सकता। और वहीं अडानी हिंडनबर्ग केस में सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद एडवोकेट विशाल तिवारी से बात की है हमारे संवाददाता पीयूष पांडे ने। के साथ बातचीत करने के लिए याचिकाकर्ता और सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट विशाल तिवारी जी साथ में हैं। विशाल जी, आपके नज़रिए से देखा जाए तो कैसा फैसला है? देखिए, मेरे नज़रिए से देखा जाए और जहां तक मैंने जो पब्लिक इंटरेस्ट याचिका फाइल की थी, पब्लिक इंटरेस्ट के नज़रिए से देखा जाए तो फैसला काफ़ी पॉजिटिव है और भविष्य में वह इन्वेस्टर्स को सुरक्षित रखेगा। जो सिफारिशें आपकी ओर से याचिका में की गई थी, क्या अदालत ने उन पहलुओं पर ध्यान में रखते हुए सभी जो मांगे थी उनको पूरा किया? देखिए, मेरी याचिका में पहली प्रेयर यही थी कि जुडिशियल कमेटी कॉन्स्टिट्यूट हो इन द इंटरेस्ट ऑफ द इन्वेस्टर्स, इन द इंटरेस्ट ऑफ द सिटीजन्स एंड इकोनॉमी ऑफ दिस कंट्री। तो उसको मान के जुडिशियल कमेटी कॉन्स्टिट्यूट हुई। जुडिशियल कमेटी द्वारा जांच भी की गई और रिकमेंडेशंस भी दी गई कि भविष्य में किस तरह के सुझाव जो हैं वो लागू किए जाने चाहिए ताकि रेगुलेटरी मैकेनिज्म और मजबूत हो। तो उसको लेकर सुप्रीम कोर्ट ने पॉजिटिव डायरेक्शन दिए हैं कि सरकार इन सुझावों को कंसिडर करे और नेसेसरी स्टेप ले। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद गौतम अडानी का बयान सामने आया है। सत्य की जीत हुई, सत्यमेव जयते। साथ खड़े रहने वाले लोगों का आभारी। भारत की विकास गाथा में योगदान जारी रहेगा। खबरों में आगे बढ़ते हैं। गोगामेडी हत्याकांड केस में एनआईए का एक्शन हुआ है। हरियाणा से राजस्थान तक एनआईए ने की कार्रवाई। आज 31 से ज्यादा ठिकानों पर एनआईए की रेड हुई। कई शूटर्स और गैंगस्टर्स के ठिकानों पर रेड मारी गई।
सुखदेव सिंह गोगामेडी हत्याकांड केस की जांच में कई सुराग हाथ लगे। हरियाणा से राजस्थान तक 31 से ज्यादा ठिकानों पर आज एनआईए की छापेमारी हुई। सबसे ज्यादा हरियाणा के गैंगस्टर्स के ठिकानों पर छापे मारे गए। हरियाणा के महेंद्रगढ़ में गोगामेडी हत्याकांड मामले में करीब 15 जगहों पर एनआईए की रेड हुई। नितिन फौजी के घर पर भी एनआईए ने दबिश डाली तो नितिन फौजी के सहयोगियों के ठिकानों पर भी रेड की गई। नितिन फौजी सुखदेव सिंह गोगामेडी हत्याकांड में आरोपी है, उसे चंडीगढ़ से गिरफ्तार किया गया था। उधर राजस्थान में टोंक जिले के अलीगढ़ कस्बे में भी एनआईए का एक्शन हुआ। गोगामेडी मर्डर के तार अलीगढ़ कस्बे से भी जुड़े हुए हैं। एनआईए की टीम सुबह 5 बजे से अलीगढ़ में कार्रवाई कर रही है। इसके अलावा गोगामेडी हत्याकांड में गिरफ्तार पूजा सैनी के घर भी एनआईए की टीम पहुंची। पूजा सैनी के घर में मौजूद परिजनों से पूछताछ की गई। गोगामेडी हत्याकांड मामले में इससे पहले बुलडोजर एक्शन भी हुआ। शूटर रोहित राठौर के घर पर बुलडोजर चलाया गया। जयपुर के खातीपुरा इलाके में शूटर का घर जमींदोज किया गया था। इधर महाराष्ट्र आईएसएस टेरर मॉड्यूल में बड़ा खुलासा हुआ है। एनआईए की चार्जशीट पे टेरर मॉड्यूल पर खुलासा ये हुआ है कि एक आतंकी ने आईएसएस को फंड मुहैया कराया। शर्जिल शेख ने बैंक खाते से टेरर फंडिंग की और इसी के फोन से एनआईए को वीडियो सबूत भी मिले हैं। फोन से एनआईए को लोन वुल्फ अटैक के वीडियो भी मिले। महाराष्ट्र आईएसआईएस टेरर मॉड्यूल में बड़ा खुलासा हुआ। एनआईए की तरफ से दायर आरोप पत्र के मुताबिक गिरफ्तार आरोपियों में से एक आतंकी अभियानों का समर्थन करने के लिए आईएसआईएस से जुड़े संगठनों को फंड मुहैया कराता था। आरोपी शर्जील शेख ने अपने कोटक महिंद्रा बैंक खाते से सीरिया के एक संगठन द मुर्सिफुल हैंड्स को $176 दिए। एनआईए को शर्जिल शेख के मोबाइल से वीडियो मिला है। उसके सक्रिय आतंकी गतिविधियों में लिप्त होने के पुख्ता सबूत मिले हैं। वीडियो में आईएसआईएस के भाषण और भारत के खिलाफ भड़काने वाली बातें हैं। वीडियो में इस्लामिक कट्टरपंथी उपदेशक अहमद मूसा जिब्रील का भी भाषण है। यूजर की पहचान छिपाने के लिए आरोपी वीपीएन का इस्तेमाल करते थे। इसके अलावा भी एनआईए को आरोपियों के खिलाफ कई बड़े सबूत मिले। बीते 9 दिसंबर को एनआईए ने महाराष्ट्र और कर्नाटक में आईएसआईएस से जुड़े कई ठिकानों पर छापेमारी की। 15 आरोपियों की गिरफ्तारी हुई। एनआईए की टीम आरोपियों से लगातार पूछताछ कर रही थी, जिससे ये बड़े खुलासे हुए। खबर जापान से। जापान प्लेन हादसे में 5 लोगों की मौत हुई है। कोस्ट गार्ड एयरक्राफ्ट के 5 क्रू मेंबर्स की मौत हुई है। मौके से मलबा हटाने का काम जारी है। ये हादसे की जगह की सीधी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं और यहां से अब मलबा हटाने का काम जारी है। ये प्लेन लैंडिंग के समय हादसे का शिकार हुआ था और अब जानकारी ये भी है कि इस हादसे में 5 लोगों की मौत हुई थी और 5 क्रू मेंबर्स थे कोस्ट गार्ड एयरक्राफ्ट के, जिनकी मौत हुई। अब इस विमान के मलबे को हटाने का काम चल रहा है। तो 2 तस्वीरें आपके सामने। एक तरफ आज की अभी की तस्वीर आप देख रहे हैं जब यहां से मलबे को हटाने का काम हो रहा है, और वही दूसरी तरफ दुर्घटना के समय की ये तस्वीर, लैंडिंग के समय किस तरह से इस प्लेन में आग लग गई। कल यह हादसा हुआ था और 5 क्रू मेंबर्स की मौत हुई है इस हादसे में, ये भी जानकारी सामने आ रही है। जापान एयरलाइंस प्लेन हादसे में 5 लोगों की मौत हुई है और मारे गए सभी लोग कोस्ट गार्ड प्लेन में सवार थे। हादसे में यात्री विमान के सभी 379 लोग सुरक्षित बच गए। तस्वीरें गवाह है कि हादसा कितना भीषण था। जापान एयरलाइंस का विमान एयरबस A350-900 जलकर भस्म हो चुका है। प्लेन का केवल एक हिस्सा बचा है। आग बुझाने में फायर कर्मियों को खासी मशक्कत करनी पड़ी, लेकिन लगभग पूरा विमान जलकर खाक हो गया। विमान की हालत देखकर तो यही कहा जाएगा कि इस हादसे में किसी का बचना नामुमकिन है, लेकिन यह कुदरत का ही करिश्मा है कि विमान में सवार 367 यात्री और 12 क्रू मेंबर सकुशल बच गए। हालांकि इस दुर्घटना में शामिल कोस्ट गार्ड के प्लेन में सवार 6 में से 5 लोग मारे गए। दरअसल जापान एयरलाइंस का प्लेन JL516 होकाइडो के न्यूशिटो से उड़ान भरकर टोक्यो के हानेदा एयरपोर्ट पर लैंड हुआ, लेकिन अचानक विमान में धमाका हो गया। जापानी मीडिया के मुताबिक लैंडिंग के बाद यात्री विमान की जापानी कोस्ट गार्ड के प्लेन DHC-8 के साथ टक्कर हो गई। कोस्ट गार्ड का विमान भूकंप पीड़ितों के लिए राहत सामग्री लेकर जा रहा था। कोस्ट गार्ड प्लेन में 6 लोग सवार थे। दुर्घटना में 5 लोगों की मौत हो गई, जबकि प्लेन का कैप्टन गंभीर रूप से घायल है। फिलहाल दुर्घटना के कारणों का पता नहीं चला है। आखिर इतनी बड़ी चूक कैसे हुई, इसकी जांच चल रही है।